Hello students and once again welcome to this series of chapter wise solution of JEE Mains 2019 जनवरी अटेम्प्ट। गाइज ये इस सीरीज का 11th लेक्चर है और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है ऑप्टिक्स। इसके पहले हमने जो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं लेक्चर 1 to 10 उसमें हमने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं एंड दे आर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, एसएचएम एंड वेव्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशन एंड मैथ्स का भी एक टॉपिक हमने कवर किया है दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये लेक्चर आप मेरे यूट्यूब चैनल के पेज में जाके एक्सेस कर सकते हैं और इनका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा। अगर ऑप्टिक्स के वेटेज की बात की जाए जेई मेंस में, सो आउट ऑफ 240 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स 15 वर आस्क्ड फ्रॉम ऑप्टिक्स। सो आप कह सकते हैं कि 6% जो है ऑप्टिक्स का वेटेज है जेई मेंस में एंड यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चंस इन योर जेई मेंस पेपर। सो कमिंग बैक टू टुडेज लेक्चर, आज हम लोग करने वाले हैं 9th एंड 10th जनवरी के मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस के क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये पूछा गया है दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके और वो दो कॉन्सेप्ट हैं क्रिटिकल एंगल एंड ब्रूस्टर्स एंगल। ये काफ़ी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है और चाहे जेई मेंस ले लीजिए या जेई एडवांस एग्जामिनर्स का ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में आता है। सो आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है अ टैंक मेड अप ऑफ ग्लास जिसका बॉटम थिक है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स से म्यू और बाहर एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 ले सकते हैं। अब क्या किया जा रहा है, कोई स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एक रे इंसिडेंट कराता है एट सर्टेन एंगल लेट्स से आई एंड फॉर नो वैल्यूज ऑफ आई, मतलब वो बहुत सारे वैल्यूज ऑफ आई के लिए ट्राई करता है बट ये जो फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जो आ रही है दिस इज नेवर कंप्लीटली पोलराइज्ड। सो यूजिंग दिस डेटा यू हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। सो स्टूडेंट्स अगर आप इससे ट्राई करेंगे तो करेक्ट आंसर आता है बी दैट इज 3/√5। लेट्स सी इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो जो एंड है वहां से शुरू करते हैं कि ये रे अगर पोलराइज्ड होनी है तो कंडीशन क्या होना है। सो उसके लिए ब्रूस्टर्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगता है और उसमें ये होना चाहिए कि ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है लेट्स से यहाँ पे ये एंगल बन रहा है उसको मैं बोल देता हूँ R2। सो ये रिफ्रैक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड इन दोनों के बीच एंगल हो जाना चाहिए 90 डिग्री, तभी ये वाली रे जो है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। अलग अलग एंगल्स को नाम दे देते हैं, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ R1 और ये हो गया R1 अगेन और ये भी R1 हो जाएगा। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई R1 R2 और ये वाला एंगल को मैं अभी थीटा बोल देता हूँ और थीटा में क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो देख लेते हैं। सो अगर आप आई को इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स इस वाली रे को इधर टिल्ट करेंगे सो R1 आप देखेंगे इंक्रीज होगा दैट मीन्स दिस रे विल टिल्ट अलोंग दिस। सिमिलरली आप देखेंगे कि R1 जब इंक्रीज होगा तो ये वाली रे इधर टिल्ट होगी और ये वाली जो लास्ट वाली रिफ्रैक्टेड रे है ये भी इस तरफ टिल्ट होगी। सो आप देखेंगे कि R2 विल अगेन इंक्रीज एंड देन थीटा विल डिक्रीज। आप देख रहे हैं ये रे नीचे टिल्ट हो रही है और ये ऊपर, दैट मीन्स जब आप आई को इंक्रीज करते हैं तो थीटा डिक्रीज होता है। अब आई की मिनिमम वैल्यू से इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो मिनिमम वैल्यू अगर मैं इसका आई का ले लूँ 0 सो दैट ये डायरेक्टली इस तरह से फॉल कर रही है तो उस केस में ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सीधे ऊपर आएगी, ये रिफ्रैक्टेड सीधे नीचे जाएगी और दोनों के बीच जो एंगल थीटा मैंने ले रखा है वो बनेगा 180 डिग्रीज। लेकिन हमें वो एंगल चाहिए 90 डिग्री। सो आई को हम बढ़ाते जाते हैं और लेट्स से उसको मैक्सिमम वैल्यू तक ले लेते हैं क्योंकि इसमें दिया गया है कि आई की किसी भी वैल्यू के लिए ये कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 90 नहीं बन रहा है। बट लेट्स से कि ये जो मैंने मैक्सिमम आई की वैल्यू ले ली जिसमें ये इंसिडेंस एंगल मैंने ले लिया 90 डिग्री, उस केस में लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाता है। सो अगर यहाँ पे 90 डिग्री मैंने ले लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये हो गया ग्रेजिंग इंसिडेंस। उस केस में जो ये R1 निकल के आएगा इसे हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल और वो C से डिनोट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये वाला भी R1 है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। सो ये R1 को आप ब्रूस्टर्स एंगल भी बोलेंगे क्योंकि वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जिसमें ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाए। तो बस ये दोनों कंडीशन लगा लेते हैं और उसके बेस में म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन होती है कि भाई साइन C इज इक्वल टू 1/μ, ये क्रिटिकल एंगल से आता है और ब्रूस्टर्स एंगल का फॉर्मूला होता है tan IB इज इक्वल टू
refractive index of second medium which is n and that divided by refractive index of first medium that is mu। हमने एक चीज और डिस्कस की है कि IB जो है वो C के बराबर है, क्रिटिकल एंगल। सो आई कैन से tan C इज इक्वल टू n ओवर म्यू। बस हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। यहां से tan C की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो tan C होने वाला है 1 ओवर अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 ओवर अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू n ओवर म्यू। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। सो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंड दिस विल लुक लाइक 1 ओवर अंडर रूट तो चला जाएगा, खाली बचेगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आते हैं और म्यू स्क्वायर को राइट साइड। सो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर का हो जाएगा प्लस n स्क्वायर। ये म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, उसे कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा ब्रैकेट के n स्क्वायर माइनस 1 और बाहर आ जाएगा म्यू स्क्वायर। सो इसे सॉल्व करेंगे। सो म्यू की वैल्यू आ जाएगी n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो n जो है दैट इज 3/2 एंड अगेन n स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1। सो दैट विल बी 5/4 और उसका स्क्वायर रूट। सो ये हो जाएगा 3/2 एंड दैट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड दैट डिवाइडेड बाय 2 अगेन। सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और म्यू आएगा 3 ओवर रूट 5 और हम देखेंगे कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक लेंस और उसके एक तरफ एक लाइट सोर्स रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। उसकी इमेज दूसरे तरफ फाइंड की जाती है एक स्क्रीन में और वो स्क्रीन को 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है सो दैट यहाँ पे उसकी शार्प इमेज बन रही है। अब क्या किया जाता है कि इस सोर्स से जस्ट लगाकर एक स्लैब रख दिया जाता है जिसका थिकनेस है t इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। सो होगा क्या कि जब ये स्लैब रखेंगे इसकी ऑप्टिकल डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। दैट मीन्स इसमें ये सोर्स थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा और जिसकी वजह से इमेज की जो फाइनल पोजीशन है उसमें भी फर्क आएगा। सो यू हैव टू फाइंड कि जब ये स्लैब को रख दिया गया तो फाइनली ये स्क्रीन कहाँ पर रखा जाए सो दैट अभी भी उसकी शार्प इमेज बने। सो अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो करेक्ट आंसर आता है बी, दैट इज 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। सो लेट्स सी इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस लेंस का फोकल लेंथ हम लोग फाइंड कर लेते हैं f। सो इसमें लगा लेते हैं लेंस फॉर्मूला विच इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ से 1/f आ जाएगा 1 ओवर v, तो v हो जाएगा +10 माइनस 1/u, सो u होगा -10। सो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 1/10 प्लस 1/10 दिस विल बी 2/10 या मैं बोल सकता हूँ 1 ओवर 5। सो यहाँ से f की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ये देखते हैं कि जब ये स्लैब रख दिया गया तो उसकी वजह से अपेरेंट डेप्थ, मतलब अगर मैं इस एंड से स्लैब के इस एंड से इस ऑब्जेक्ट की अपेरेंट डेप्थ कैलकुलेट करूं तो वो निकल के आता है t ओवर म्यू और इनिशियली इसकी एक्चुअल पोजीशन थी t डिस्टेंस इस एंड से। सो t माइनस टी ओवर म्यू ये हो जाएगा शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूं शिफ्ट, इतना शिफ्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट एंड इसे कैलकुलेट करेंगे। सो t कॉमन ले लेते हैं, t 1 माइनस 1 ओवर म्यू। सो दिस शिफ्ट विल बी t दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, सो दैट बिकम्स 3/2 एंड 1 माइनस 1/म्यू, सो 1 माइनस 1/म्यू, म्यू इज 3/2, 1/म्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2/3 दैट विल बी 1/3, 3 कैंसिल होगा बचेगा खाली 1/2। सो शिफ्ट आपका निकल के आएगा 0.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो है वो 0.5 सेंटीमीटर शिफ्ट
हो जाएगा। और इसकी वजह से जो फाइनल आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो u जो है वो होने वाला है 10 माइनस 0.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। सो अब दूसरी सिचुएशन में वापस से ये लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं और ये देखते हैं कि इसमें हमको क्या मिलेगा। सो 1/v विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो 1/v ये मिलने वाला है 1/f दैट इज 5 प्लस 1/u। सो u हो जाएगा माइनस 9.5। इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 19 एंड ऊपर में आ जाएगा 2। सो एलसीएम ले लेते हैं नीचे में। सो 19 इंटू 5 दैट विल बी 95 एंड ये हो जाएगा आपका माइनस 5 2s are 10। So 1/v will be equal to 19 minus 10 that is 9 and that divided by 95। इसे सॉल्व करेंगे सो v आ जाएगा 95/9 and that will be equal to 10.55 सेंटीमीटर। सो हम देख सकते हैं कि पहले वो 10 था, अभी 0.55 बढ़ गया। दैट मीन्स इस स्क्रीन को इस साइड 0.55 सेंटीमीटर शिफ्ट करना पड़ेगा और बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं दो लेंसेस, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक प्लेनो कॉनकेव लेंस। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम है और एक साइड तो दोनों फ्लैट हैं। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 प्लेनो कॉन्वेक्स का और प्लेनो कॉनकेव का है μ2। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है f1 प्लेनो कॉन्वेक्स का और दूसरे का f2। दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है दैट f1 is 2 times f2। So using this data you have to find correct relation between μ1 and μ2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे करेक्ट आंसर आता है D दैट इज 2 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 1। सो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक फॉर्मूला लगने वाला है दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला और वो है 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सो इसमें करेक्टली हमको r1 और r2 पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले वाले में अगर मैं प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए बोलूं तो उसके लिए r1 आने वाला है इन्फिनाइट क्योंकि ये प्लेन सरफेस है और r2 आने वाला है माइनस r क्योंकि आप यहाँ से मेजर करेंगे तो आपको अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट मूव करना पड़ेगा। इसी तरह से प्लेनो कॉनकेव की बात की जाए तो r1 हो जाएगा इन्फिनाइट और r2 हो जाएगा प्लस r क्योंकि यहाँ से आप r मेजर करने के लिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट मूव करेंगे। सो प्लेनो कॉन्वेक्स में ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको दिया हुआ है इसकी फोकल लेंथ f1। सो ये हो जाएगा 1/f1 एंड दैट विल बी इक्वल टू μ1 माइनस 1/r1 ये हो गया इन्फिनाइट माइनस 1/r2 की जगह आ जाएगा माइनस r। सो ये तो हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/f1 इसकी वैल्यू आएगी μ1 माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाई r और ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। उसी तरह से अगर मैं f2 के लिए इक्वेशन लिखूं सो 1/f2 ये होने वाला है μ2 माइनस 1 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 1/इन्फिनाइट माइनस 1/ यहाँ पे आएगा प्लस r। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे सो 1/f2 इसकी वैल्यू आएगी μ2 माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाई r, सॉरी माइनस r आएगा। देखिए माइनस इंटू प्लस ये माइनस r हो जाएगा। सो दिस विल बी नेगेटिव। आप देख सकते हैं देखिए इसमें r पॉजिटिव है, म्यू अगर ग्रेटर देन 1 है सो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहेगा जबकि यहाँ पे ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। अगर इस हिसाब से इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाई कराने जाएंगे तो कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। सो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। दैट मीन्स f2 का अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे सो वो आ जाएगा r/μ2 माइनस 1 और उसी तरह से जैसे यहाँ पे f1 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो उसकी वैल्यू ही है एंड दैट इज r/μ1 माइनस 1। सो इन दोनों वैल्यूज को दिए हुए कंडीशंस में पुट कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा f1 विच इज r/μ1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f2 हमने कैलकुलेट किया है r/μ2 माइनस 1। सो r यहाँ से कैंसिल होगा
ये हो जाएगा म्यू टू माइनस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू वन माइनस वन, एंड इसे रीअरेंज करेंगे सो ये आ जाएगा 2 म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू, यहाँ पे एक गलती हो गई है, एंड दिस विल बी 2 म्यू वन माइनस 2, सो दिस विल बी 2 म्यू वन माइनस म्यू टू एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस वन, दैट इज 1। सो आप देखेंगे कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। आपको एक सिंपल सा सेटअप दिया हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, और ये बताया गया है कि एक पर्टिकुलर एंगल दैट इज 1/40 रेडियन पे आपको दो अलग अलग वेवलेंथ का मैक्सिमा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है। सो यूजिंग दिस डेटा यू हैव टू फाइंड दोज टू वेवलेंथ जिसके लिए यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। लेट्स से दे आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। बाकी डेटा आपको दिया हुआ है, दैट इज जैसे ये इनका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज 0.1 mm। इसके अलावा आपको ये भी दी हुई है कि ये जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है ये इस रेंज में फॉल करता है, दैट इज 380 नैनोमीटर टू 740 नैनोमीटर। सो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आता है ए, दैट इज 625 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर्स। इस डेटा से हमको ये समझ में आना चाहिए कि दो अलग अलग वेवलेंथ का मैक्सिमा अगर वहीं पे बन रहा होगा सो डेफिनेटली उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा। लेट्स से लैम्डा 1 का nth ऑर्डर का बन रहा है तो लैम्डा 2 का लेट्स से mth ऑर्डर का बन रहा होगा, लेकिन दोनों में कॉमन बात ये होगी कि दोनों का पाथ डिफरेंस सेम होगा। सो लेट्स से पाथ डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो पाथ डिफरेंस इज सिंपली डी साइन थीटा, और अगर थीटा बहुत ही छोटा है सो डी साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाई डी थीटा, एंड वैल्यूज अगर पुट कर दें डी है दैट इज 0.1 मिलीमीटर एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई थीटा, थीटा इज 1/40 रेडियंस। इसे आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आता है 2500 नैनोमीटर्स। सो ये जो पाथ डिफरेंस है मैक्सिमा का कंडीशन ये बोलता है कि ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो लेट्स से अगर लैम्डा 1 का बन रहा है तो n टाइम्स लैम्डा 1 हो जाएगा, और लैम्डा 2 के लिए बन रहा है तो उसका कुछ m टाइम्स लैम्डा 2 हो जाएगा। सो किसी एक के लिए पहले सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें। सो यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू आएगी एंड दैट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन n। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो डेल्टा x हो गया आपका 2500 नैनोमीटर एंड दैट डिवाइडेड बाई n। सो n की वेरियस वैल्यूज के लिए अगर ट्राई करें, फॉर एग्जांपल n को अगर मैं 1 रखूं तो ये आ जाएगा 2500 जो कि अपने रेंज से बाहर है। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1250 नैनोमीटर, दैट इज ऑल्सो आउटसाइड अवर रेंज। n की वैल्यू 3 भी रखने से आपको रेंज में वैल्यू नहीं मिलेगी। जो पहली वैल्यू मिलेगी रेंज के अंदर वो रहेगी n की वैल्यू 4 रखने के लिए, और उसके लिए लैम्डा की वैल्यू आती है 625 नैनोमीटर। अगर आप n की वैल्यू 5 रखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 500 नैनोमीटर, दैट इज ऑल्सो इनसाइड अवर रेंज। और अगर आप n की वैल्यू 6 रखते हैं तो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी 416.66 नैनोमीटर। इसके बाद 7 की जो वैल्यू आएगी वो रेंज में नहीं आएगी। सो ये सारी वैल्यूज परमिसिबल हैं लैम्डा की। बस आपको ये असाइन करना है, आप 4, 5, 6 ये n या m किसी के लिए भी असाइन कर सकते हैं, और इनमें से कोई भी दो वेवलेंथ आप पिक कर सकते हैं। सो 416 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, खाली 625 और 500 पहले ऑप्शन में दिया है। सो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया हुआ है कि आई को, ह्यूमन आई को एज अ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ट्रीट करना है, जिसमें अंदर की तरफ एक फ्लूइड भरा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.34, बाहर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ले लेना है 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर यू हैव टू टेक ए 7.8 मिलीमीटर, एंड यूजिंग दिस डेटा अगर यहाँ पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करती है आई पे तो वो कहाँ पे जाके कन्वर्ज करेगी, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। सो इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट आंसर आता है ए, दैट इज 3.1 सेंटीमीटर। इसमें फॉर्मूला बहुत ही सिंपल वाला लगने वाला है, दैट इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला, दैट इज म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 ओवर आर। सो इसमें बस वैल्यूज पुट कर देनी है करेक्टली। सो म्यू जो हो जाएगा दैट इज
0.34 एंड दैट डिवाइडेड बाई v जो हमको फाइंड करना है -1 ओवर, देखिए u आ जाएगा इन्फानाइट, क्योंकि जो रे है वो पैरेलली फॉल कर रही है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1.34 -1 एंड दैट डिवाइडेड बाई r, सो r आ जाएगा +7.8, क्योंकि आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट r को मेजर कर रहे हैं। सो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 0, सो ये होगा 1.34 ओवर v विल बी इक्वल टू 0.34 ओवर 7.8 एंड v की वैल्यू आ जाएगी 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.34 एंड दैट डिवाइडेड बाई 0.34। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे सो करेक्ट वैल्यू निकल के आता है 30.7 mm और इसे अप्रॉक्सीमेटली बोला जा सकता है 3.1 सेंटीमीटर, सो दैट ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है और बच्चे उसमें गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गलती कहाँ हो सकती है और क्वेश्चन में क्या पूछा है। सो क्वेश्चन में ये दिया है कि एक स्लिट के जस्ट अपोजिट आपका पहला मिनिमा बन रहा है एंड बाकी डेटा आपको दिया हुआ है, जैसे d हो गया, ये 2d हो गया, वेवलेंथ है लैम्डा। सो यूजिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड d, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर तो है c, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 एंड ब्रैकेट के अंदर √5 - 2। पहले देखते हैं कि गलत तरीका क्या हो सकता है इसे सॉल्व करने का। जैसे स्टूडेंट देखेगा कि यहाँ पे पहला मिनिमा बन रहा है, फ्रॉम सिमिट्री वो निकाल लेगा कि भाई दूसरा मिनिमा यहाँ पे कहीं अपोजिट में बन रहा होगा। सो जो डिस्टेंस बिटवीन द टू मिनिमा उसे वो ट्रीट कर लेगा क्या, फ्रिंज विड्थ, दैट इज बीटा, और उसे वो बोल देगा दैट इज इक्वल टू d एंड उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा d/d। इस तरह से अगर लगाएं सो लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये लगाने से लैम्डा इंटू कैपिटल D हो गया बाई 2d एंड दैट डिवाइडेड बाई स्मॉल d। सो इसे आप देखेंगे ये तो कैंसिल हो गया। सो आप देखेंगे कि d जो आ गया दैट इज सिंपली 2 लैम्डा। अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया रहता तो स्टूडेंट इसे ज़रूर टिक करते, लेकिन लकीली ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। इसमें गलती क्या हो रही है कि ये बहुत ही लिखने में लॉजिकल लग रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D ओवर स्मॉल d, इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ होता है दैट कैपिटल D इज़ मच ग्रेटर देन स्मॉल d, और जबकि यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दिस इज जस्ट डबल ऑफ स्लिट विड्थ, दैट्स वाई ये जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली पाथ डिफरेंस निकालना है यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री, और वो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए लैम्डा बाई 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा बना है। तो ये पाथ डिफरेंस आपको सिंपली ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा। देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगा हाइपोटेनस एंड दैट विल बी इक्वल टू √2d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, सो दिस विल बी सिंपली √5d। सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2d, सो √5d माइनस 2d, दिस विल बिकम योर पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस आ गया √5d माइनस 2d एंड दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 फॉर फर्स्ट मिनिमा टू बी एट दिस पोजिशन। सो बस यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा ओवर 2 टाइम्स √5 माइनस 2, और देखेंगे कि C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो कैसा लगा मुझे थम्स अप या थम्स डाउन देकर जरूर बताएं। कोई भी सजेशन या डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।